नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं बेहद निंदनीय मामले की। एक ऐसा मामला जिसमें देश के एक शीर्षस्थ नेता माने जाने वाले, दलित समाज से आने वाले और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के चुनाव में एक उम्मीदवार है मणिकांत राठौड़। उन्होंने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी जिसकी सभ्य समाज में कल्पना तक नहीं की जा सकती। परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहें तो उन्हें धमकी दी गई है। और धमकी देने वाले व्यक्ति ने इस बात का भी लिहाज नहीं रखा कि तकरीबन 51 साल लंबा संसदीय और विधायी करियर है मल्लिकार्जुन खड़गे का। वे देश के अगले प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। और उन पर एक ऐसा व्यक्ति टिप्पणी करे जो विधानसभा चुनाव लड़ रहा हो और विधानसभा चुनाव लड़ने के साथ साथ उसके ऊपर तकरीबन 40 से ज्यादा संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज हो। लेकिन क्या समाज अभी भी इतना सामंती है कि दलित समाज से आने वाले एक नेता के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां की जाए? कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के वहां के प्रभारी, कर्नाटक के प्रभारी शमशेर सिंह सुरजेवाला की बातों पर यकीन करें तो उनका कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। हत्या की धमकी खड़गे साहब और उनके परिवारीजनों को दी जा रही है। तो इस तरह के मामलों का इस चुनाव में क्या औचित्य है और चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी संभावित चुनाव के परिणाम से इतनी बौखला गई है कि इस हद तक कर्नाटक से ही आने वाले नेता को धमकी देने की नौबत आ जाए, जो देश के शीर्षस्थ नेताओं में शुमार है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं और आज कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, क्या लगता है आपको, जो नेता विपक्ष की तरफ से मजबूत होने की कोशिश करता है, निजी टीका टिप्पणियां शुरू हो जाती है। एक जमाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया गया और आज का मामला उससे भी ज्यादा संगीन है। इतना संगीन है कि शमशेर सिंह सुरजेवाला की बातों पर यकीन करें तो खड़गे साहब और उनके परिवारीजनों को हत्या की धमकी दी गई है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप? अभिषेक जी, ये अमृत काल है और इसमें कुछ भी संभव है। जब से भारत की राजनीति में गुजरात मॉडल ने प्रवेश किया है, तब से व्यक्तिगत हमले तो छोड़िए, चुनावी भाषणों में नफरत तो छोड़िए, कर्नाटक के चुनाव में ये जो घटनाक्रम है जो सामने आ रहा है, उसमें इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो मुझे लगता है कि अब तक का ऐतिहासिक है, वो दलित समाज से आते हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उनके और उनके परिवार की हत्या की साजिश, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसमें धमकी नहीं मिल रही है। दो बीजेपी के नेताओं के आपस की बातचीत है। तो जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को खत्म करने की साजिश की जा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में इतनी बौखलाई हुई है, इतनी परेशानी में है? और उससे भी ज्यादा जो आपने सवाल उठाया जाए, जिस नब्ज पर आपने हाथ रखा कि क्या ये समाज अभी भी उतना ही सामंती है कि एक दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और इतना ही नहीं है, हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे कल को प्रधानमंत्री हो। और ये सवाल विपक्ष की तरफ से और आप जैसे पत्रकारों की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है कि आजादी के 75 साल के बाद क्या कोई दलित इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है? आप तो इस बात को भी कहते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ही दलित के पास क्यों होता है? क्या वो कभी वित्त मंत्री नहीं बन सकता? क्या उसमें विदेश मंत्री बनने की काबिलियत नहीं है? और मल्लिकार्जुन खड़गे को कल का भारत का प्रधानमंत्री भी माना जा रहा है। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है? क्या नरेंद्र मोदी और जो गुजरात की जो पूरी लॉबी है, जो कर्नाटक में अमूल के जरिए वहां भी अपना उपनिवेश बसाना चाहती है, जहां अंबानी और अडानी के जरिए पूरे देश को आर्थिक रूप से उन्होंने बंधक बना लिया है, क्या वो गुजरात की लॉबी अब मल्लिकार्जुन खड़गे से इतनी घबराई हुई है कि उनके हत्या की ही बात हो रही है? ये कांग्रेस का आरोप है। और अगर इस आरोप में दम है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और केंद्र में जो सरकार है उसको इसकी जांच करानी चाहिए। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, मुझे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि इस देश की वो बेटियां जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडल प्राप्त किए,
जिन्होंने इस देश की शान को बढ़ाया, जिन्होंने तिरंगे को लहराया, जिन्होंने राष्ट्रगान सुन करके जिनकी आंखों में आंसू आए, वो आज खून के आंसू रो रही हैं जंतर मंतर पर बैठी हुई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी उनसे नहीं पूछा कि आपकी तकलीफ क्या है जी। इसलिए मैं नाउम्मीद हूं। न्याय सिर्फ इस देश में अब इस देश की सबसे बड़ी अदालत में इस देश की जनता करेगी, इस देश का नागरिक करेगा, उसी से उम्मीद मुझे है। और ये जो घटनाक्रम है, मुझे लगता है कि ये बहुत अब सामान्य सी बात हो गई है, क्योंकि राजनीति में जिस तरह के लोग आ गए, और पहले तो एक जमाने में होता था कि अपराधीकरण हुआ था राजनीति का, अब तो शीर्ष पर लोग बैठे हुए हैं। मतलब पहले राजनीति का अपराधीकरण हुआ सर, पहले राजनीति का अपराधीकरण हुआ, अब अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है। डेफिनेटली जी। इसमें एक सवाल उठता है कि थोड़ा अगर इसको सामाजिक परिस्थितियों से जोड़कर देखने की कोशिश करें तो 1990 के बाद जो परिस्थितियां बनी, सामाजिक न्याय की ताकतें मजबूत हुई, पिछड़ा वर्ग अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने में लगा रहा और मजबूती से सामने भी आया। आप सबने देखा सामाजिक परिवर्तन का एक दौर चला। उसके बाद जो एक नए तरह की पॉलिटिकल गोलबंदी शुरू हुई, जिसमें समाज का उच्च तबका जिसको कहते हैं सो कॉल्ड अपर कास्ट, सवर्ण तबका, और समाज का जो दलित तबका कहा जाता है, उनके बीच एक राजनीतिक समझदारी विकसित हुई। उत्तर प्रदेश में मायावती का सत्तारूढ़ होना आप इसी तरह से देख सकते हैं। मतलब घोषित या अघोषित ये समझदारी डेवलप हुई। भक्त चरण दास उड़ीसा में जो बिहार कांग्रेस प्रभारी हैं, वो चुनाव जीतते थे तो सामान्य सीट से ही चुनाव जीतते थे, भले ही वो दलित समाज से आते हैं। आज की तारीख में जो एक सामाजिक रूप से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच, चाहे अति पिछड़ा, दलित, पिछड़ा वर्ग, सवर्ण वर्ग, आदिवासी वर्ग, इन सब के बीच एक सामाजिक सामंजस्य की तरफ जब समाज जाने की कोशिश कर रहा है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर इस तरह की बातें, जो सामंती मानसिकता भी जिसके सामने एक छोटा शब्द हो जाता है, इस तरह की यदि उस कथित ऑडियो की बातों पर यकीन करें, क्या आपको लगता है कि बंच ऑफ थॉट की शिक्षा का प्रभाव है, प्योरिटी ऑफ रेस की थ्योरी का प्रभाव है, या कुछ और है? अभिषेक की दरअसल ये वो मानसिकता है जो इन तमाम धर्म ग्रंथों के जरिए और उस पूरी व्यवस्था के जरिए यहाँ तक पहुंची। आजादी के आंदोलन में गांधी, नेहरू, भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सबके अपने वैचारिक संघर्षों से, वैचारिक विद्वता से एक ऐसा नैरेटिव इस देश में बन रहा था जिसे हम लोग समावेशी राष्ट्रवाद कहते हैं, और उन तबकों को स्पेशल राइट्स भी मिले कि जिसके जरिए वो इस देश की मुख्यधारा में शामिल हो सके। दलितों को तो खास करके वो व्यक्ति मिला उनकी नुमाइंदगी करने के लिए जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का अब तक का सबसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ा बौद्धिक व्यक्ति साबित हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर के लीडरशिप में और उनकी खास करके वैचारिक जो आंदोलन है, उसके जरिए इस देश में दुनिया के सबसे बड़े, मैं समझता हूं कि जो साइलेंट रेवोल्यूशन है वो इस देश में हुआ, जहां बहुत तेजी से वो तबका सामने आता है हर फील्ड में कि जो 3000 साल से जिसके मानस को तोड़ा गया था, जिसको आर्थिक रूप से पंगु बनाया गया था, जिसे गुलामी का जीवन जीने के लिए अभिशप्त कर दिया गया था, वो तबका सामने आता है। और ये इस देश के संविधान और इस देश की उस पूरी लोकतांत्रिक भावना और हमारे संविधान, हमारे स्वाधीनता आंदोलन का ही परिचायक है। लेकिन ये ताकतें, मैं बस इसमें एक लाइन और जोड़ दूं कि जो आजादी के आंदोलन के समानांतर हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे थे, जो धीरे धीरे मजबूत होकर के यहां तक पहुंची हैं, वो इस देश में मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। संविधान पर आक्षेप लगाया गया, ऑर्गेनाइजर ने सीधा लिखा कि इस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, इसमें मनुस्मृति का विधान नहीं है। तो ये तो वो लोग हैं और वही आज सत्ता में है, इसलिए वो मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में या आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। वे अथाह स्थितिवादी लोग हैं, वे लोगों को, जो वंचित तबके के हैं, उनको मनुष्य नहीं मानना चाहते, उनको मानवाधिकार नहीं देना चाहते। ये उसी तरह से सामंती व्यवस्था को लागू करते रहना चाहते हैं, और यही वजह है कि ये इस तरह के ऑडियो सामने आ रहे हैं। और ये तो आ गया,
आप उस पूरे समाज के बीच में देखिए ना कि किस तरह की मानसिकता फिर से बहाल हो रही है। तो ये जो हिंदुत्व है वो दरअसल जो सवर्ण पुनरुत्थानवाद है उसका एक उसके नैरेटिव को और उसकी सच्चाई को सामने ला रहा है। रविकांत जी, इसमें आपने देखा होगा, इस ऑडियो को आपने सुना भी होगा। उस ऑडियो में जो कथित आवाज बताई जा रही है वो मणिकांत राठौर, जो चितपुर कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं, उनका एक आपराधिक रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति पर अटैक किया जा रहा है वो व्यक्ति आज की तारीख में देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में संसदीय दल के नेता भी हैं, विपक्ष के नेता भी, यानी उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी हासिल है। प्रधानमंत्री के समकक्ष विपक्ष के नेता को संसदीय व्यवस्था में आमतौर पर लोगों के बीच दर्जा दिया जाता रहा। शैडो कैबिनेट का चीफ अगर वेस्टमिंस्टर मॉडल ब्रिटिश मॉडल को कहे तो कहा जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन को। आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे का कद, उनके अनुभवों को देखते हुए, जिस प्रकार की पीड़ा से वो निकले हैं, सामाजिक परिवेश से निकले हैं, उस परिवेश को देखते हुए और उनके यहां तक पहुंचने की संघर्ष गाथा को देखते हुए, यदि मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीतिक तपस्या को देखा जाए, क्या आपको लगता है कि कर्नाटक का चुनाव आएंगे जाएंगे, नेता जीतेंगे हारेंगे, देश तो चलता रहेगा? और जब देश चलता रहेगा तो इस तरह की टिप्पणियों के लिए और इस तरह के व्यक्ति को कैंडिडेट बनाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल क्यों तैयार होता है? नहीं, लेकिन ये गुजराती मॉडल जो है उसमें ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। ये उनकी काबिलियत का पैमाना है। ब्रजभूषण शरण सिंह को आप देखिए, आज तो इंडियन एक्सप्रेस में वो सारी चीजें आ गई हैं। वो महिला पहलवान क्या बयान दे रहे हैं कि कैसे कैसे और कहां कहां छुआ जा रहा था। ये इतना, अब आप समझ सकते हैं कि ये देश के लिए दुर्भाग्य है, धब्बा है। और आज की जो सत्ता है उसके लिए तो ये वो सवाल है कि जिनसे उन्हें लगातार रूबरू होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होंगे। ये मैं बहुत मुतमईन होकर के कह रहा हूं। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि उनका इतना लंबा करियर है, उस वंचित समाज से आते हैं, वो दलित हैं, लेकिन गुजराती मॉडल का एक और सूरत हाल है। ऊना कांड देखा इसी देश ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक लफ्ज नहीं निकला। जब कथित रूप से जो गोरक्षक हैं उन्होंने दलितों की खाल खींचना शुरू किया, उनको अपमानित करना शुरू किया, तो मोदी जी ने इतना भर कहा था कि अरे हमारे दलित भाइयों को गोली मत मारिए, मुझे मार दीजिए। ये आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और वही मोदी जी जो स्वीपर्स के पैर धोते हैं, माने जो सफाई का काम है उसका महिमा मंडन करते हैं। उनकी कर्मयोग नाम की किताब है जिसमें वो लिख चुके हैं ये जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो सदियों से मल ढो रहे हैं, ये कोई मजबूरी में नहीं ढो रहे हैं, इनको आध्यात्मिक सुख मिलता है इससे। तो मल ढोने से अगर आध्यात्मिक सुख उनको मिलता है, यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के दौरे पर भी हैं। कर्नाटक में वो गालियों का भी हिसाब रखते हैं कि किसने 90 गाली दी, किसने 91 गाली दी, उसका भी हिसाब है। हिमाचल में गालियों का हिसाब उन्होंने किलो में रखा, यहाँ न्यूमेरिकल रख रहे हैं, नंबर के हिसाब से। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कैंडिडेट जो सांसद है, उनको दिल से माफ नहीं करने की बात करते हैं। डिमोनेटाइजेशन के समय में 50 दिनों के बाद जिस चौराहे पे आप बुलाएंगे वहां आने की बात करते हैं। वो चौराहा देश में बना है कि नहीं बना है मैं नहीं जानता, जहां वो आएंगे यहाँ आने की बात कर रहे थे। आज की तारीख में जब खड़गे साहब के ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणी की जा रही है, एक तरह से धमकी कही जा रही है, सुरजेवाला साहब की बात पर यकीन करें तो हत्या की धमकी उनके परिवार वालों को कही जा रही है। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री ऐसे उम्मीदवार से खुद को डिसएसोसिएट करेंगे? और क्या चितपुर जाकर प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि हमारे इस कैंडिडेट को आप लोग हरा दीजिए? नहीं, वो ऐसे लोगों को आशीर्वाद देते हैं। प्रज्ञा ठाकुर की आप बात कर रहे थे, उनको पार्लियामेंट में लेकर के आए, उसमें बाद में वेलकम भी किया उन्होंने, जिसको दिल से माफ नहीं कर रहे थे, जो गांधी के हत्यारे को देशभक्त कह रही थी। ये काबिलियत है वहां, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी ऐसा कुछ करें। और रही बात इसकी कि वो ऑडियो जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, वो ऑडियो मैंने सुना, लेकिन वो कन्नड़ में है, तो मैं तो उसके बारे में नहीं कुछ कह सकता। लेकिन कर्नाटक के लोग बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर आरोप लगा रही है तो इसका मतलब उसमें सच्चाई है। और अगर सच्चाई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
उस व्यक्ति को तत्काल बाहर करना चाहिए। अगर उनमें जरा भी लोक लाज है, जरा भी इस देश के लोकतंत्र को वो प्रेम करते हैं, इस संविधान में अगर उनकी आस्था है, तो उन्हें उस व्यक्ति को तत्काल बाहर निकाल करके रख देना चाहिए। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं न तो उन्हें इस देश के संविधान में कोई आस्था है, न वो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हाँ, चुनावी लोकतंत्र को केवल वो मानते हैं, और इसलिए 24 घंटे वो चुनावी मोड में रहते हैं। प्रधानमंत्री को जो काम करना चाहिए, आपने कितने प्रधानमंत्री ऐसे देखे अभिषेक जी? हम लोगों की उम्र इतनी नहीं है जी, लेकिन, या मैं उस फील्ड का आदमी नहीं हूं। मैं तो मनमोहन सिंह को जब देखता था तो चुनाव में कोई 1-2 रैलियां उनकी होती थी, वो काम करते थे और शांत रह करके काम करते। नरेंद्र मोदी का एक ही काम है, बोलते रहना, और वो गालियां देना हो, गालियां खाना हो, और ऐसे लोगों को प्रमोट करते रहना कि जो सिर्फ गालियां बकते हो, जो हत्या की बात करते हैं। ऐसे लोगों को वो आशीर्वाद देते हैं जो इस देश के प्रेम करने वाले लोगों को, इस देश के बनाने वाले लोगों को अपमानित करते हो। बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने वालों को कितने लोगों को उन्होंने तवज्जो दी है, सब जानते हैं। कभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? दलितों को पीटने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? अल्पसंख्यकों की लिंचिंग करने वाले के साथ कोई कार्रवाई हुई क्या? वो तो जब जमानत पर आते हैं तो उनके ही मंत्री जाकर के फूल माला चढ़ाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनका लोकतंत्र और संविधान और इस सब में कोई भरोसा नहीं है, और लोकलाज भी नहीं। रविकांत जी, एक चीज बुनियादी होता है कि लोकलाज तो आदमी रखता है। रविकांत जी, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के समाज में बहुत ज्यादा फर्क है। दक्षिण भारत में देखें आप सामाजिक आंदोलनों का इतिहास, उसमें गैर बराबरी के खिलाफ और सामाजिक उत्थान के खिलाफ वंचित तबकों ने, दलित तबकों ने, पिछड़े तबकों ने संघर्ष किया। नतीजा वहां के समाज में इक्वलिटी भी आई, और जो समाज के तथाकथित उच्च वर्ण है, बिना उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए आप कह सकते हैं कि पिछड़े वर्गों ने तरक्की की, दलित वर्ग के लोगों ने तरक्की की, और आज समाज इक्वलिटी की तरफ अग्रसर काफी हद तक है। बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि समाज में उत्तर भारत की तुलना में वहां समानता की तरफ ज्यादा है। उस समाज से इस तरह की प्रतिध्वनि क्यों निकल रही है? अभिषेक जी, मैं फिर से यही बात करूंगा कि ये आज के समय की राजनीति और खास करके गुजरात मॉडल का वो पूरा परिणाम दिखाई पड़ता है। कर्नाटक तो बसवन्ना की जमीन है। जो लिंगायत हैं और बसवन्ना ब्राह्मण थे जन्म से, लेकिन उन्होंने जो कहा वही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, और डॉक्टर अंबेडकर ने बसवन्ना को नहीं पढ़ा था। बसवन्ना ने कहा कि जो धर्म ग्रंथ हैं उनको समुद्र में फेंक दिया जाए, क्योंकि ये जातिगत भेदभाव, ये अन्याय के को जस्टिफाई करने वाले, वो समानता की बात। लेकिन एक चीज आप बताइए, जातिगत भेदभाव के खिलाफ तो गोरक्षपीठ मठ भी खड़ा था, लेकिन वहां के महंत जी भी मुख्यमंत्री हैं और वो हनुमान जी की भी जयंती बता देते हैं। तो जो दूसरी बात आप कह रहे हैं वही है कि बसवन्ना नेता नहीं थे, उनको राजनीति नहीं करनी थी, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, उन्हें उस समाज को बनाना था। जो संत हुए हैं इस देश में, जो भारत की भावना है वो उसी अंतरधारा से निकलती है। उसमें संतों ने वो जोड़ा है कि कैसे हमें किस तरह का देश बनाना है। तो बसवन्ना है, दक्षिण में और चले जाइए नारायण गुरु हैं, वहीं तमिलनाडु में आपके पेरियार रामास्वामी हैं, और थोड़ा ऊपर आइएगा तो पूरा महाराष्ट्र का आंदोलन है, ज्योतिबा फूले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो उस जमीन में निश्चित रूप से सामाजिक और जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं वो मनुष्य को समता और बंधुत्व के आधार पर लाकर के खड़ा करते हैं। वो रूढ़ियों, परंपराओं, अंधविश्वासों को मिटाने की बात करते हैं। वो वंचित समुदाय के लोगों को जो उन पर जुल्म होते थे उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं जी। लेकिन आज जो हम लोग देख रहे हैं कि उस समाज में आरएसएस ने जो बीज बोया है, जो तमाम वहां बजरंग दल की भी बात हो रही कि वो किस तरह के समाज को बना रहे हैं। वो जो संतों की वाणी थी उसको मिटा करके जो भाषा है, वो भाषा भारत को रिप्रेजेंट नहीं करती। भारत ऐसा नहीं है जी। ये वो लोग हैं जो भारत की उस अंतरधारा को मिटा देना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में कहूं तो ये प्रतिक्रांति करने वाले लोग जो इस देश में समता, न्याय और बंधुत्व के खिलाफ हैं।
दुर्भाग्य से राजनीति का स्वर भी वही है, राजनीति भी ऐसे ही लोगों को प्रमोट कर रही है। दुर्भाग्य ये है, और इसीलिए एक मल्लिकार्जुन खड़गे नाम का व्यक्ति जो दलित समाज से आता है, वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है या कल को प्रधानमंत्री बनने की उसकी उम्मीद है, तो उसके परिवार को मिटाने की पूरी साजिश उस ऑडियो में है, जिसका आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। कर्नाटक के चुनाव को खास करके इस ऑडियो विवाद के बाद, इस आपत्तिजनक ऑडियो के सामने आने के बाद आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? अभिषेक जी, कर्नाटक में 17% दलित है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं वो दलित एकजुट हुआ है कांग्रेस के पक्ष में। और जब ये हमला हुआ है, मुझे लगता है कि और ज्यादा वो कंसोलिडेट होगा। और सिर्फ दलित ही नहीं, जो इस देश में अमन और चैन को में भरोसा करता है, जो कर्नाटक की तरक्की और कर्नाटक की अस्मिता के साथ है, वो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ लामबंद होगा। और ये मुझे लगता है कि ऑडियो, ये एक चीज यहाँ उठती है, 2004 की बात है, किसी भी दल को कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, को याद होगा, और उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां एक राजपूत नेता को मुख्यमंत्री बनवाया, खुद पीछे हट गए और जेडीएस कांग्रेस गठबंधन से धर्म सिंह को, उनके दोस्त धर्म सिंह, उनको मुख्यमंत्री बनवाया। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे की छवि आप इस पूरी घटना के उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक सबको साथ लेकर चलने वाले नेता की नहीं रही है। बताइए कौन सा ऐसा नेता होगा आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का मोह छोड़ देगा और अपनी जगह किसी दूसरे को बनवाएगा? अपने समुदाय का भी नहीं, वो सवर्ण समाज से आने वाले नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। फिर उस नेता के प्रति ऐसी टिप्पणी क्यों हो रही है? ये यही वजह है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कांग्रेस पार्टी ने और खास करके गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे की इसी भावना को समझा और उनको अपना समर्थन दिया। वो नैतिक समर्थन दिया, खुले तौर पर नहीं था। और मैं तो समझता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे में ये जो भावना है वो बाबा साहब अम्बेडकर के उन सपनों को हमारे सामने लाती है, वो सच को दिखाती है। बाबा साहब अम्बेडकर जब अपने आखिरी भाषण जो संविधान सभा का है 25 नवंबर 1949 का, जिसमें उन्होंने आखिरी हिस्से में कहा कि इस देश का जो दलित और वंचित तबका है वो अब तुम्हारी गुलामी का बोझ ढोते ढोते थक गया है। अगर उसे सत्ता नहीं मिलती है तो वो विद्रोह कर देगा और सत्ता में जाकर के वही न्याय करेगा। तो जो दलित समाज है, जो वंचित समाज है, जो अन्याय का शिकार रहा है, उसके हाथ में जब जिम्मेदारी होती है, कोई पद होता है, कोई प्रतिनिधित्व होता है, असल में वो न्याय करता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा साहब के इस भाव को सच्चा साबित किया। और ये काम दलित ही कर सकता है, वंचित तबके का ही व्यक्ति कर सकता है। वरना जो ऑडियो में गालियां दे रहे हैं, जो उनकी हत्या की बात कर रहे हैं, उनके हाथ में अगर सत्ता आ जाए तो क्या करेंगे? ऐसे वो एक कहावत है कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे देना, वो क्या करेगा? बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन अंतिम सवाल की तरफ हम चल रहे हैं रविकांत जी। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, चूंकि हम उससे डिसएसोसिएट करके, अलग करके नहीं देख सकते भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, उनकी राजनीतिक विचारधारा, उनकी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही है, जो पॉलिटिकल लर्निंग रही है, उससे अलग करके नहीं देख सकते। बीजेपी की दलित समाज के बीच किस तरह की छवि बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, खासकर इस घटना के बाद से लेकर आगामी लोकसभा चुनाव तक? देखिए, बीजेपी और आरएसएस ने दलितों में काम किया, खास करके 80 के दशक में जब दत्तोपंत ठेंगड़ी आते हैं, वहां से उन्होंने दलितों को पॉलिटिकली जोड़ने के लिए और उनका दंगों में इस्तेमाल करने के लिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2002 के जो दंगे हैं उसका पोस्टर बॉय कौन था? अशोक मोची दलित था। और राजनीतिक रूप से उनको वोट बैंक में तब्दील करना, ये काम किया था आरएसएस और बीजेपी ने। और सब जवाब क्या दिखाया था कि नहीं, देखिए हम तो जाति को मानते ही नहीं, हम तो जी लगा करके बात करते हैं। लेकिन असलियत यह है कि जब उनके पास सत्ता है तो उन्होंने दलितों पर होने वाले अत्याचार पर कभी एक बात नहीं कही, बल्कि कई बार तो ये लगता है कि तमाम उनके संगठन, जो आनुषंगिक संगठन है जिनको वो जोड़ते नहीं है अपने से, उन संगठनों ने कितनी ऐसी घटनाएं होंगी जहां लोगों को पीटा, लोगों को अपमानित किया, उत्तेजक नारे लगाए, उन पर एफआईआर दर्ज कराई। ये हम सब देख रहे हैं पिछले 8-9 साल।
जी तो अब जो दलित समाज है, और ऊना कांड पूरा देख, जगदीश मेवाणी वहां से निकल करके आते हैं, जी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर कैसे निकल करके आते हैं, हम्म, प्रकाश आंबेडकर कहाँ कैसे निकल करके आते हैं। तो दलित समाज वो समझ रहा है आरएसएस की इस कुटिल चाल को भी, और बीजेपी की जो ब्राह्मणवादी और सामंतवादी जो राजनीति है और मनुस्मृति को लागू करने का जो इनका सपना है उसको समझ रहा है, और इसीलिए वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। वो चाहता है उसी संवैधानिक दायरे में, क्योंकि बाबा साहब ने जो लोकतंत्र दिया, जो संविधान दिया, और उन्होंने कहा था कि क्रांति अब इसी के जरिए हो, तो उसी के जरिए वो लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव चाहता है। बदले की भावना से वो काम नहीं करना चाहता। उस बदलाव के लिए वो एक संक्षिप्त जवाब हम आपसे चाहेंगे रविकांत जी। मल्लिकार्जुन खड़गे देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सबसे भाजपा के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं। दो चेहरे विपक्षी एकता की बुनियाद डालते हुए दिख रहे हैं, एक मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरे नीतीश कुमार। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को भी मानसिक तौर पर इस प्रकार के घृणित बयानों के लिए तैयार रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। एक बार तो डीएनए वाला हो ही गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने पलटवार किया था और पूरे चुनाव को पलट दिया था। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इस तरह की कोई गलती करेगी, लेकिन इनकी जिस तरह की भावना है और जिस तरह की जबान है वो तो करेगी। हालांकि पलटवार के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़े शिष्ट किस्म के व्यक्ति, वो राजनीति में उस तरह की भाषा उनको नहीं आती, वो पलटवार उस तरह से नहीं करते, इसलिए वहां पे आप हत्या की साजिश और इस तरह की कहानियां सुन रहे हैं। नीतीश कुमार वो मगध की जमीन से आते हैं, बिहार से आते हैं, और वो जमीन है जो सम्राट अशोक की है, जो बुद्ध की जमीन है, वहां पर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और कर्नाटक में भी आप देखिएगा, मुझे लगता है कि इस बयान का असर जितना होगा वो बीजेपी को पलट देगा। बीजेपी की जो स्थिति थोड़ा सा भी बढ़ती हुई लग रही थी, मुझे लगता है कि इसके बाद वो कमजोर होंगे और दलित वहां पर कंसोलिडेट होगा कांग्रेस पार्टी के साथ, और तमाम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी एकजुट होंगे, विपक्ष के लोग भी एकजुट होंगे। शरद पवार का भी नाम उसमें हमें लगता है जोड़ना चाहिए। जिस तरह से शरद पवार के लिए लोगों ने टेलीफोन किए, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के भी लोग एकजुट होंगे, और इसका नुकसान बीजेपी को झेलना होगा। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का एक बेहद निंदनीय बयान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के द्वारा कथित तौर पर दिया गया है और वो उसका कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, उस ऑडियो के बाद भारतीय जनता पार्टी को समरसता और सामाजिक एकता और समरसता की बातें जो बीजेपी करती रही है, हिंदुत्व की बातें करती रही है, वो पूरा का पूरा हिंदुत्व और समरसता का उनका नैरेटिव सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो गया है। अब ये सवालों के घेरे में उनका चुनावी हिंदुत्व है या सवालों के घेरे में नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है उनकी साख है, इन सब का जवाब फिलहाल तो कर्नाटक की जनता आगामी चुनाव में ईवीएम के माध्यम से देगी। और आने वाले वक्त में जो विमर्श का स्तर इतना गिरता जा रहा है, उस विमर्श के गिरते स्तर के बीच में इस देश का आम मतदाता क्या सोचता है, क्या वो समता बनाम समरसता की सियासत में, क्या वो समरसता की बात पर यकीन करता है जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी करती है, या वाकई वो इक्वलिटी यानी समता की ओर बढ़ते हुए समाज की तरफ अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। इसका जवाब भी कर्नाटक के चुनाव से मिलेगा, और इस चुनाव के माध्यम से यह भी तय होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने गृह राज्य में जिस प्रकार की सामाजिक स्वीकार्यता की जरूरत समाज के सभी वर्गों में थी, क्या इस बयान के बावजूद उन्होंने बरकरार रखी है, बढ़ाई है, और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के नैरेटिव का कितने मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया है। फिलहाल आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में, जो कि एक बेहद गंभीर विषय पर थी और एक बेहद निंदनीय बयान के ऊपर थी, उस चर्चा में जुड़ने के लिए रविकांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।